Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorial. एंड आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी अक्टूबर में उसके ऊपर। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 2 मॉक इंटरव्यूज़, वन विद पीएम एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स मेंबर्स ऑफ आईबीपीएस इंटरव्यू बोर्ड। एंड उसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हैं वीडियोज़ and banking awareness, general awareness, financial awareness from the point of view of interviews। तो ये सब included हैं इस कोर्स में। एंड जो प्राइस है वो है इट इज़ 2999, लेकिन अगर आप PM20 यूज़ इंटरव्यू 20 कूपन कोड यूज़ करते हो, सो यू कैन गेट इट एट 2399। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके, सो टाइट रोप वॉक क्या होता है? टाइट रोप वॉक, जब एक रस्सी पर एक इंसान चलता है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है वो काम करना, बैलेंस बना के रखना 2 सिचुएशन में। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि एक आरबीआई जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। वो 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है, आपको क्विकली रीड करना है एंड पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है एंड देन वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, सो आई होप आपने ट्यूटोरियल रीड कर लिया है एंड हमें यहाँ पर बताना है क्लोजेस्ट नहीं, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड बताना है। अंडरमाइन का ऑपोजिट कौन सा वर्ड जो है वो जो है कौन सा वर्ड इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है? कर्ब, अवर्ट, बोल्स्टर, इम्पीड एंड रिमिट। ठीक है, तो ये हम एडिटोरियल के एंड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब द डिसीजन ऑफ द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब होती है? इसकी मीटिंग हर 2 महीने में होती है, बाई मंथली। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग अगस्त में हुई थी, तो अब अक्टूबर में हुई और नेक्स्ट मीटिंग दिसंबर में होगी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया? टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। तो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जिनके बेसिस पे बैंक्स डिसाइड करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट्स, लोन्स पे जो वो इंटरेस्ट पे करें, जो वो चार्ज करेंगे, या फिर डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो आरबीआई जो रेट सेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो बेंचमार्क रेट्स थे वो आरबीआई ने अनचेंज्ड रहने दिए हैं, कोई चेंजेस नहीं किए उनमें। Even as the central bank warned of the major risk that high inflation poses to macroeconomic stability, is a clear sign that monetary authorities find themselves caught in a cleft stick। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई ने वार्न किया, ये चेतावनी दी कि जो हाई इन्फ्लेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा रिस्क है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इट इज़ हार्मफुल। और पोजेस का मतलब प्रेजेंट्स। तो जो ये हाई इन्फ्लेशन है, इससे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। तो ये वार्निंग दी है आरबीआई ने, और फिर भी जो है इंटरेस्ट रेट्स में चेंज नहीं किए हैं। तो ये क्या शो करता है? इट इज़ अ क्लियर साइन दैट मॉनेटरी अथॉरिटीज़ फाइंड देमसेल्व्स caught in a cleft stick। ऐसी सिचुएशन में है मॉनेटरी अथॉरिटीज़, दैट इज़ आरबीआई, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वो कोई भी डिसीजन ले उसके चांसेस है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। ठीक है, तो caught in a cleft stick मतलब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और आप कोई भी डिसीजन लो तो चांसेस है कि कोई भी डिसीजन लेने पे नेगेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। आफ्टर अ रिलेटिवली बेनाइन फर्स्ट क्वार्टर व्हेन हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन एवरेज्ड 4.60% एज अगेंस्ट द आरबीआई's projection of
4.6%. Price gains measured by the Consumer Price Index accelerated sharply in the second quarter, with July and August seeing readings of 7.44 and 6.83 respectively. तो क्या हुआ, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ठीक है, एक बैकग्राउंड। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमने देखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, ठीक है, एंड इट वो क्या करते हैं कि बेंचमार्क रेट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई क्या करता है, आरबीआई या तो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो क्यों डिक्रीज या क्यों इंक्रीज करेंगे, अगर मान लो कि लिक्विडिटी ज़्यादा है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, मतलब कि जो मार्केट है, मार्केट में मनी ज़्यादा है लोगों के पास, ठीक है, मनी ज़्यादा है तो लोग जो है ज़्यादा प्राइस पे करेंगे चीज़ों को परचेज़ करने के लिए, ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हैं। तो क्या होता है कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। तो अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो लिक्विडिटी इंक्रीजेस, दैट मीन्स इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मैंडेट है वो ये है कि इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना है, 4%, ठीक है, ±2%। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या स्टेप लेते हैं, आरबीआई रेट्स को इंक्रीज़ करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्या होगा, बैंक जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर देगा लोन पे, तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, दैट मीन्स लोगों के पास कम पैसा होगा चीज़ें परचेज करने के लिए, एंड जब लिक्विडिटी कम होगी तो फिर इन्फ्लेशन भी कम होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम होगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो बिजनेसेस ओपन करने हैं, बिजनेस रन करने के लिए लोन्स चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो वो महंगा हो जाएगा, एंड वो महंगा होता है तो फिर बिजनेस करना महंगा हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, बहुत लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन जो है वो तो कम होगी, लेकिन ग्रोथ भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो अब जब गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन भी बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहते कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पैक्ट पड़े, तो आरबीआई वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, इट विल डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है, तब क्या करेगा आरबीआई, तो फिर आरबीआई लिक्विडिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एंड कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स जब डिक्रीज होंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जब लिक्विडिटी बढ़ेगी सो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्ट हो, हम ये भी नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, ठीक है। तो इसी को बैलेंस करता है आरबीआई बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स। हमने आइडिया लिया, बहुत बेसिक आइडिया, ठीक है, हमने कोई भी अभी इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हमने बहुत एक बेसिक आइडिया लिया कि इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज और इंक्रीज क्यों करता है आरबीआई, और इसके बेसिस पे हम ये एडिटोरियल समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं बेनाइन मतलब कि फेवरेबल क्वार्टर था, अच्छा क्वार्टर था। उसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल टू जून, ठीक है, एंड सेकेंड क्वार्टर इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। तो फर्स्ट क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की, तो वहाँ पर
इन्फ्लेशन कितनी थी, 4.63% इन्फ्लेशन थी, और आरबीआई ने जो है एस्टिमेट किया था कि 4.6% रहेगी, तो एस्टिमेशन से कम थी इन्फ्लेशन। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिससे हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन, तो वो बढ़ गया इन लास्ट क्वार्टर, जो ये सेकेंड क्वार्टर था, ठीक है, जुलाई टू सितंबर। तो उसमें क्या हुआ, जुलाई टू सितंबर, जुलाई और अगस्त में क्या इन्फ्लेशन की रीडिंग्स थी, 7.44% एंड 6.83%। तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई जुलाई और अगस्त में, ठीक है। और टेसिट मतलब कि अंडरस्टूड, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कहा गया पर हम समझ सकते हैं क्या, कि आरबीआई ने अपनी जो ये इन्फ्लेशन की जो एस्टिमेशन थी उसमें कहीं थोड़ी चूक हो गई है, तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया इनडायरेक्टली। कैसे, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो प्रोजेक्शन है, यानी जो अपना एस्टिमेशन है जो सेकेंड क्वार्टर इन्फ्लेशन का, इस क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन थी उसका जो एस्टिमेशन है, उसके जो फोरकास्ट है वो बढ़ा दी 20 बेसिस पॉइंट से। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी, यानी कि पहले 6.2% थी, 20 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करके 6.4% कर दी। तो यानी आरबीआई ने ये एक्सेप्ट किया कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एंड इवन दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन अगर हम ये माने कि 6.4% इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में बढ़ेगी, ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ये मानना, क्योंकि जुलाई और अगस्त में काफ़ी ज़्यादा इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, ठीक है। तो अगर पूरे क्वार्टर का एवरेज अगर 6.4 होना है, तो यानी सितंबर में 5% से कम होनी चाहिए इन्फ्लेशन, जो कि बहुत मुश्किल है, ओके, बहुत मुश्किल है। फॉर द आरबीआई प्रोग्नोसिस होता है कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्शन, ठीक है। वैसे तो डिजीज़ के लिए यूज़ होता है कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी, पर हम ये सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी कह सकते हैं कि आरबीआई ये एस्टिमेट कर रहा है कि आगे आने वाले मंथ्स में इन्फ्लेशन कैसी रहेगी, तो वो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया प्रोग्नोसिस। टू बी वैलिडेटेड फॉर नाउ, the MPC is hoping that the recent reduction in domestic LPG prices combined with the lowering vegetable prices would provide some near-term respite to price pressures. अभी तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये उम्मीद कर रही है कि जो LPG सब्सिडी बढ़ी है, यानी कि LPG सिलेंडर्स के प्राइसेस कम हुए हैं, ओके, एंड जो वेजिटेबल प्राइसेस कम हुए हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, रिस्पाइट इज रिलीफ मिलेगा प्राइसेस में, यानी उससे इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी, आरबीआई ये होप कर रहा है। गवर्नर शक्तिकांत दास अंडरलाइन द आरबीआई's विलिंगनेस टू रिजोर्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये एक टाइप के एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई ये यूज़ करता है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई जो गवर्नर उन्होंने कहा, अंडरलाइन मतलब उन्होंने हाईलाइट किया, इस बात पर फोकस किया कि आरबीआई जो है विलिंग है, यानी वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। रिजॉर्ट टू मतलब आपको कुछ करना पड़े, ठीक है, मजबूरी में आप करना नहीं चाहते, बट सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स भी कर सकता है टू सक आउट एक्सेस फंड्स, यानी कि रिड्यूस लिक्विडिटी, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम इफ इट सीज रीजन टू बिलीव दैट लिक्विडिटी में बी राइजिंग। तो अगर आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है टू रिड्यूस लिक्विडिटी, ठीक है, टू अ लेवल वेयर इट कुड अंडरमाइन द ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। तो ये आरबीआई कब करेगा ऐसा, जब उन्हें लगता है, आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस मतलब जो उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन इतनी रहेगी, ठीक है, उसको वो वीकन कर देता है। अंडरमाइन मतलब वीकन, ठीक है, यानी कि उनकी पोजीशन को वीकन कर देता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि इतनी इन्फ्लेशन रहेगी, ओके, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है इन्फ्लेशन, तो फिर उन्हें ये स्टेप लेना पड़ सकता है, ओके। द आरबीआई's अनविलिंगनेस टू वॉक द टॉक। व्हाट इज़ वॉक द टॉक? कि जो आप कह रहे हो वो आप करो, पुट योर वर्ड्स इनटू एक्शन। तो आरबीआई अभी वो करना नहीं चाह रहा, वो स्टेप्स नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। सो आरबीआई's अनविलिंगनेस टू वॉक द टॉक एंड रेज इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, क्यों? इवन वाइल रीट्रेटिंग द थ्रेट टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने देखा अभी फर्स्ट फ्यू लाइन्स में ही कि आरबीआई ने कहा है हाई इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिस्क पर है, और ये बार बार कहा है आरबीआई ने। रीट्रेट करना, दोबारा कहना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा कहना उसको क्लियर करने के लिए। तो आरबीआई ने
ये बात बार बार कही है कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो रिस्क पर है, लेकिन फिर भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है, फ्रॉम ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रॉम अनमूव्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। अनमूव्ड मतलब कि मूव्ड यानी कि एक शिप को अगर आप एक किनारे पर जो है वो बांध देते हैं, ठीक है, तो वो मूव्ड होता है कि वो अनकंट्रोल्ड वे में नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, कंट्रोल्ड है। एंड अनमूव्ड मतलब कि इट कैन गो एनीवेयर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन कम हो सकती है, ठीक है। तो फ्रॉम अनमूव्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस reflects an unstated concern that the growth momentum still remains rather tenuous. Tenuous मतलब uncertain, unsure, कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी। हमने देखा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करता है ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, लेकिन इससे ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि अभी ये श्योर नहीं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ अनसर्टेन है, इसीलिए नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ पर ये मीनिंग है, ठीक है। द रीसेंट डिबेट ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द एनएसओ डेटा ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट्स एंड कंसर्न दैट द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू पोजिट 7.8% रियल जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर may have given to an overestimation have to be seen in tandem with economic forecasters increased caution over India's GDP growth outlook for the current fiscal year। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ कंसर्न्स आए हैं कि जो मेथोडोलॉजी जो तरीका यूज़ किया गया है जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए, उस पर कुछ लोगों ने कंसर्न्स जो है वो रेज़ किए हैं कि 7% जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो वो क्या वो सही नंबर है या नहीं, ठीक है। और इसी को हमें साथ में देखना चाहिए, इन टेंडम विद, मतलब इसको हमें साथ में देखना चाहिए किसके, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक फोरकास्टर्स कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो शायद उतना ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को साथ में देखना चाहिए और इससे हमें क्या पता चलता है कि शायद अभी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी सर्टेन नहीं है, इतना अच्छे से नहीं हो रही है। Okay, so Mr. Das acknowledged the weakness in India's goods exports and the uneven monsoon। अब मिस्टर दास ने और क्या कहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद कि अभी इंडिया के, उन्होंने इस बात को माना कि एक्नॉलेज किया कि अभी अनसर्टेन है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि एक्नॉलेज द वीकनेस इन इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट, कि इंडिया अभी इतना एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, और जो मानसून रहा है वो अनइवन रहा है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ जगह नहीं हुई है, और मानसून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी में। तो विच हैज़ ऑल्सो लेड टू अ ड्रॉप इन खरीफ सोइंग। अगर मानसून इतना अच्छा नहीं रहा तो खरीफ जो क्रॉप है उसकी सोइंग भी में भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। एंड तो ऑयल सीड्स एंड पल्सेस जो है उनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये रिस्क्स हैं आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है, जो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 6.5% जीडीपी ग्रोथ होगी इस ईयर, तो उसके थोड़े से रिस्क हैं कि इन चीज़ों की वजह से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्रोथ पे। विद द रुपी ऑलरेडी हैविंग वीकन बाय अबाउट 0.7% सिंस द लास्ट पॉलिसी मीटिंग, कब हुई थी? अगस्त में। तो तब से अब तक 0.7% रुपी की वैल्यू कम हो गई है। तो आरबीआई ऑल्सो रन्स द रिस्क ऑफ इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है और हम जो भी गुड्स मंगवाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे, एंड उनका वो हमारे लिए वो भी एक इन्फ्लेशन ही है हमारे लिए, कि अगर हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए भी है कि इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन इन बाहर से जो है वो हायर प्राइसेस होंगे इम्पोर्टेड गुड्स पे हमारे लिए, एंड एडिंग टू एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज़ इफ़ इट फेल्स टू रेज इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर एक जो इस एडिटोरियल में क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ नहीं किए हैं जबकि इन्फ्लेशन हाई है, तो यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, ठीक है, कि अगर आरबीआई नहीं करता, इंटरेस्ट रेट्स रेज नहीं करता, तो हो सकता है कि हमें फिर बाहर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और बाहर से भी इन्फ्लेशन, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो,
एंड जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, रिस्क्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को, वो रिस्क्स भी बढ़ जाएं अगर हम इंटरेस्ट रेट्स रेज नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रीड था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरा समझने की कोशिश करनी है, जस्ट थोड़ा सा उसको जस्ट थोड़ा हैबिचुएशन होगी धीरे धीरे आपको, तो फिर आपको समझ आने लगेगी, एडिटोरियल्स लैंग्वेज समझ आने लगेगी। एंड ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए कि कैसे वर्क करता है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट्स कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन जैसे अगर आप रीड करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको इस ऐसे एडिटोरियल्स भी समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। एंड ऑपोजिट मीनिंग हमें अंडरमाइन का बताना है। अंडरमाइन वीकन करना होता है किसी चीज़ को, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी चीज़ को मजबूत करना। एंड बोल्स्टर जो है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर बनाना, ठीक है, सपोर्ट करना, वो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो सी इसका आंसर होगा। कर्ब होता है लिमिट करना, ठीक है। अवर्ट होता है अवॉइड करना, अवर्टेड अ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर अवॉइड हो गया, बच गए। इम्पीड होता है किसी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देना, ठीक है। किसी के कोई दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड कम कर देना, ठीक है। कि कोई ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ स्लो डाउन कर देना। एंड रेमिट क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही। रेमिटर्स अगर आप मनी भेजते हो कहीं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है, या फिर रेमिट का मतलब स्कोप भी होता है, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो अंडरमाइन का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, सी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आज के ट्यूटोरियल में जो थे, आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। एंड ये एज अ PDF भी अवेलेबल होंगे, मंथली PDFs। So I hope you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.